हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर सीरीज ऑफ वेनगार्ड आईएएस। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के और एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने आए। आज के लेक्चर में हम क्या डिसाइड करेंगे? आप लोग अगर ये लेक्चर पहले देख रहे हो तो पहले कॉपी पेन लेके बैठो। अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हो तो भी कॉपी पेन लेके बैठो। आज के लेक्चर में ना ही हम सिर्फ पढ़ेंगे, हम उसी के साथ रिवाइज करेंगे और वी विल मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमारा ये जितना भी जो भी हम पढ़े इसके ऊपर पूरा क्रिस्टल क्लियर सब कुछ। ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। तो हम शुरू करेंगे पीपल्स रेजिस्टेंस के ऊपर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश बिफोर 1857। ऐसा नहीं था कि सिर्फ 1857 में ही कुछ हुआ। 1757 में हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी हुआ और उसके 100 साल बाद 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड बिफोर दैट विद इन दिस पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ये 100 साल के गैप में ब्रिटिशर्स ने लगभग हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हर्ट कर कर चुके हैं। तो इसके बदौलत फूट के एक बड़ा रिवोल्ट आएगा जिसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के रूप में जानते हैं। तो इन्होंने उससे पहले, ऐसा नहीं है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 फटाक से आ गया, उससे पहले भी छोटे बड़े बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले कौन से रिवोल्ट हुए थे। जैसे कि हमें पता चलेगा कि जो रूलिंग क्लास थे, जो आर्टिशन थे, जो पीजेंट्स थे, जो रिलीजियस लीडर्स थे, वो सब ब्रिटिश रूल से कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड थे। तो ये इन सब ने मिलके जो रिवोल्ट किया, इन सब ने अलग अलग जगह पे जो रिवोल्ट किया उसे हम पीपल्स रेजिस्टेंस के रूप में जानते थे। ठीक है? कहीं पे वर्ड यूज़ किया जाएगा रेजिस्टेंस, कहीं पे रिबेलियन, कहीं पे रिवोल्ट, कहीं पे अपराइजिंग। हालाँकि ये सारे नेम्स सिनोनिमस है। रिबेलियन को सिर्फ़ आप याद रखो, रिबेलियन जो यूनिफ़ॉर्म सर्विस है, जब सेना ही बगावत कर दे, बगावत पे उतर आए तो उसे रिबेलियन बोला जाता है। ये अपराइजिंग जो है वो लिमिटेड टू सर्टेन एक छोटा-सा एरिया पे उसे बोला जाता है। हालाँकि ये सारे वर्ड्स का मीनिंग लगभग सेम है, हमें डिटेल स्टडी इसके अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला? कौन से सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हर्टेड थे? पीज़ांट्स प्रॉब्लम में थे, आर्टिशियन प्रॉब्लम में थे, रूलिंग क्लासेस, मिलिटरी पर्सनल्स और रिलीजियस लीडर्स, ये सब प्रॉब्लम में थे, इसीलिए ये रिवोल्ट हुआ। तो बेसिकली ये रिवोल्ट में जो फॉर्म्स ऑफ पीपल रेजिस्टेंस हम देखेंगे कि कौन से फॉर्म में पीपल रेजिस्टेंस किए। हम देखेंगे कि एक सिविल, एक मिलिटरी। सिविल क्या है? मिलिटरी को छोड़ के जितना भी है, जो भी रिवोल्ट है, वो सारा सिविल के अंडर में जाता है। तो एक सिविल रेजिस्टेंस था, एक मिलिटरी रिबेलियन था। दूसरा पीज़ांट को पकड़ लो, तीसरा ट्राइबल को मतलब चौथा ट्राइबल को पकड़ लो। ये 4 रिवोल्ट फॉर्म्स ऑफ रिवोल्ट में जाएँगे, ठीक है? अगर हम देखेंगे कि कौन से सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वेर अफेक्टेड बाय ब्रिटिश पॉलिसीज़, तो हम देखेंगे जमींदार से अफेक्टेड थे, रूलिंग क्लास अफेक्टेड थे, आर्टिशन अफेक्टेड थे, पीज़ांट्स अफेक्टेड थे, ट्राइबल पीपल अफेक्टेड थे, रिलीजियस लीडर अफेक्टेड थे, ये सब लिख सकते हैं। इतना मालूम आया कि कौन से लोग अफेक्टेड थे और व्हाट वेर द फॉर्म्स ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस, कौन से फॉर्म में आया, इतना याद आया? तो अब सीधा चलो रिवीजन को। पेपर पेन निकालो और लिखो, मैंने जो जितना भी बोला लिखो। ये मान लो फॉर्म्स ऑफ पीपल रेजिस्टेंस, क्या बोला मैंने? मैंने बोला फॉर्म 4 हिस्से में डिवाइड है। एक सिविल रिवोल्ट, सिविल के बाद क्या बोला? मिलिटरी, मिलिटरी रिवोल्ट, फिर क्या बोला? ट्राइबल, फिर क्या बोला? पीज़ांट्स। हो जाएगा। बस इतना ही करना है, लेक्चर के बाद आप लोग कर नहीं रहे हो, मैंने सोचा कि एक बार दिखा देते हैं कि कैसा पढ़ा जाता है। तो पीपल्स रेजिस्टेंस यही फॉर्म में था। अगर यहाँ पे बोलूँगा कि कौन से सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वेर अफेक्टेड बाय दिस, आप क्या लिख सकते हो? कि आर्टिशन, पीज़ांट्स, रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास, जमींदार्स वगैरह सारे इसके अंदर में जाएँगे। और क्या? और क्या? ट्राइबल्स, ठीक है? और कौन? रिलीजियस लीडर्स, समझ में आया? कैसे प्रैक्टिस करना है? ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। काम खत्म। की फॉर्म्स ऑफ रिवोल्ट क्या-क्या था? अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट क्या है? हाँ, ये हो गया फॉर्म्स ऑफ रिवोल्ट। देखो कि क्यों ये रिवोल्ट हुआ था? व्हाट वाज़ द कॉजेस ऑफ रिवोल्ट? देखो, कॉजेस ऑफ रिवोल्ट में हम देखेंगे कि पहला रीज़न है अनफेयर लैंड रेवेन्यू एंड न्यू टैक्सेस। जो अलग-अलग टैक्सेस आते थे, जैसे कि पीज़ेंट्स को लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आते थे, जिसमें कि ज़मींदारों का भी अपना ज़मीन से लैंड राइट चला जाता था। पीज़ेंट्स का भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का कुछ
सही मतलब नहीं था। पीज़ेंट्स को कभी भी उसके लैंड से एविक्ट कर दिया जाता था, मतलब बाहर निकालने का प्रोविज़न्स था। उनका जो रेवेन्यू और टैक्सेस अनफेयर लैंड रेवेन्यू और टैक्स सिस्टम आया। एनक्रोचमेंट ऑफ ट्राइबल लैंड, ये एक पॉइंट था कि ट्राइबल लैंड को एनक्रोच कर लिए। हम देखेंगे कि आगे ये ट्राइबल्स जो मनी लेंडर और आउटसाइडर को बोलते थे दिकू। हाँ, दे वेर कॉल्ड दीज़ मनी लेंडर एंड आउटसाइडर्स एज़ दिकूज़। तो क्या देखा पहले कि ये लोग डिफरेंट जो एक्सप्लॉइटेटिव टैक्स सिस्टम और लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाए और इन्होंने ट्राइबल लैंड एनक्रोचमेंट किए और इन्होंने फार्मर्स को एविक्ट कर दिया फ्रॉम देयर ओन लैंड। दीज वेर द रीजन फॉर दीज काइंड्स ऑफ अपराइजिंग। फिर हम देखेंगे कि एक्सप्लॉइटेशन इन रूरल सोसाइटी में कैसे एक्सप्लॉइटेशन हुआ। जैसे कि जो मनी लैंडर क्लास आ रहे थे, जो उभर के आ रहा था, द क्लास ऑफ मनी लैंडर, द क्लास ऑफ द क्लास ऑफ मनी लैंडर, ठीक है? ये ज़्यादा मतलब डेब्ट ट्रैप में फँसा के रखते थे लोगों को, ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम था कि रूरल सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन चल रहा था थ्रू मनी लैंडर। तो ट्राइबल राइट्स जैसे कि फॉरेस्ट लैंड, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट लैंड को जो ट्राइबल ऑक्यूपेशन था, ट्राइबल लैंड था, उसको भी एनक्रोचमेंट कर रहे थे। ये एक रीज़न था फॉर द डिसकंटेंटमेंट इन द पब्लिक। फिर हम देखेंगे कि इंडियन इंडस्ट्री जो था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हाउ? हाउ? बाय प्रोवाइडिंग हेवी ड्यूटीज़। जो यहाँ से यूएस जाएगा एक चीज़, उसके ऊपर हेवी ड्यूटी डाल दो कि 100 का चीज़ अगर यूके में पहुँच रहा है, ब्रिटेन में पहुँच रहा है, वो हो जाएगा ₹1000 का। तो इंडियन चीज़ का कोई भी परचेज़ नहीं करेगा। और अल्टीमेटली फ्री ट्रेड, मैंने बोला है कि यूनिडायरेक्शनल फ्री ट्रेड था। वहाँ से जो आएगा बिना कुछ टैरिफ के आ जाएगा। यहाँ से जो जाएगा बहुत ज़्यादा। पहले क्या होता था कि इंडियन जो गुड्स था, उसका हाई डिमांड था ब्रिटेन में। मतलब इट वाज़ अ साइन ऑफ लक्ज़री। आजकल ये जो बीएमडब्ल्यू वीएमडब्ल्यू देख रहे हैं ना, तब इंडियन टेक्सटाइल वाज़ द लक्ज़री ब्रांड, वैल्यू उसका था। तो इसका हाई डिमांड था, लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया अपना ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को कि जो भी मतलब बाय अप्लाइंग हेवी ड्यूटी, टैक्स उसमें ज़्यादा डाल देंगे, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो लोग उसे बाहर खरीदेंगे नहीं। और इन द अदर साइड वो उनका मशीन मेड गुड्स जो है, उसे फ्रीली आके डंपिंग करेंगे इंडिया में। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ। फिर माइग्रेशन एंड प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। देखो, जो इंडिजिनियस इंडस्ट्री हमारा था, वो तो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और इन्होंने कुछ नया इंडस्ट्री भी नहीं बनाया। तो जो आर्टिशियन थे, जो अदर वर्कर्स थे, तो वो सब कहाँ जाएँगे? वो बाद में आए और वो पीजेंट्स में मतलब फार्मिंग ही करना शुरू किए। जो लैंड में पहले एक भाई लैंड में था, दूसरा भाई राजा के दरबार में कुछ बना रहा था, अब राजा ही नहीं रहा, राजा का दरबार ही नहीं रहा, तो ये भाई भी आएगा, इसी लैंड पे ही एग्रीकल्चर करेगा। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे लोग एक ही लैंड और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही जगह पे काम करेंगे, लेकिन आउटपुट वैसा नहीं आएगा। तो ये सारा चीज़ आएगा मतलब प्रॉब्लम की तरफ से, ठीक है? तो ये था कॉज़ क्यों ये रिवोल्ट हुआ। तो फटाफट अभी चलो रिविज़न शीट में कॉपी निकाले हो ना? तो अभी कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट, कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट क्या है था? 1, 2, 3, 4 करके पॉइंट फॉर्मेट में लिखो कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट। जितना याद आए, देखो मैं भी कुछ भूल सकता हूँ। भी जो पढ़ाया, मैं भी भूल सकता हूँ, आप भी भूलोगे। अभी लिखो मेरे साथ, आपको जितना-जितना याद आ रहा है। मैं लिख रहा हूँ पहला पॉइंट कि पहले ट्राइबल लैंड एनक्रोचमेंट, ठीक है? दूसरा लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट नंबर 2 में लिखता हूँ कि हैवी टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है? ये एक प्रॉब्लम था। तीसरा मैं लिखता हूँ कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्री, ठीक है? चौथा है क्या? हैवी बर्डन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है? फिर आगे देखेंगे कि लॉस ऑफ डिग्निटी फॉर रूलिंग क्लास। जो रूलिंग क्लास थे, उनका भी मतलब जो दबदबा था गाँव में या फिर उनके रीजन में, वो भी जब ब्रिटिश आए तो वो भी हट गया। तो ये 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं? हो गया सबका? अब चेक कर लो कौन-सा-कौन सा छोड़े हो या फिर कौन-सा-कौन सा मैंने एक्स्ट्रा बताया था जो आपने मेंशन। अच्छा।
तो अभी ये खत्म हुआ कि क्या-क्या कॉज़ था, ये पीपल्स रेजिस्टेंस का क्या-क्या कॉज़ था। अब देखेंगे कि इसका नेचर क्या था। देखो, इसका नेचर सिंपल 2 या 3 पॉइंट में हम देखेंगे, जो बेसिकली देखो, पहले ये जो रेजिस्टेंस था, इसे कौन लीड कर रहा था? डिपोज़्ड रूलर एंड देयर हेयर्स। जो रूलर्स को अपने गद्दी से हटा दिया गया है, वो रूलर्स ये सारे रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ज़मींदार, पॉलीगर्स, पॉलीगर सबके लिए जान लो कि एक बड़ा-सा ज़मींदार, ज़मींदार टाइप का एक पॉलीगर। जब हम पॉलीगर्स पढ़ेंगे तब अच्छे से तो ज़मींदार, पॉलीगर ये सब लीड कर रहे थे। एक्स रिटेनर मतलब राजा के पास जो आर्टिशन मान लो काम कर रहे थे। जब राजा गया, तो आर्टिशन का क्या होगा? तो उसे बोला जाता है नोबल्स जो बैठे हैं राज दरबार में, उनका क्या होगा? उन्हें बोला जाता है एक्स रिटेनर और ऑफिशियल्स, ठीक है? फिर रिलीजियस लीडर ये सब हेड कर रहे थे। तो ये जितने भी पीपल्स रेजिस्टेंस हुआ इसे हेड और लीड कौन कर रहे थे? ज़मींदार, पॉलीगर, ठीक है? जो एक्स रिटेनर, ऑफिशियल्स, हाँ, डिपोज्ड रूलर, रिलीजियस लीडर्स, ठीक है? तो ये सब कर रहे थे और इन्हें मास सपोर्ट मिल रहा था फ्रॉम पीजेंट, अनएम्प्लॉयड आर्टिसन और सोल्जर्स से, ठीक है? तो अभी देखो, अभी व्हाई डिड पीपल राइज़ इसका हमने कॉज़ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। क्यों पीपल जो रिवोल्ट आया, क्यों हुआ? फिर से 1-2 पॉइंट देख लेंगे जैसे कि रैपिड चेंजेस इन इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो चेंज हुआ, ये एक प्रॉब्लम था। हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बर्बाद हुआ, तो ये एक प्रॉब्लम था। ट्रेडिशनल पैट्रोनेज भी हट गया जिसकी वजह से आर्टिसन वो बर्बाद हो गए। ट्रेडिशनल पैट्रोनेज मतलब जो राजा पहले एक आर्टिसन राजा के लिए मान लो कि 1 लाख और 5 लाख का सूट एक बंदा सिला रहा था। तो उसका जो इनकम सोर्स था, अगर राजा नहीं रहा तो उसका इनकम सोर्स कहाँ जाएगा? मतलब वो गया। फिर ज़मींदार्स एंड पॉलीगर लॉस्ट देयर कंट्रोल ओवर लैंड, ठीक है? जो प्रीस्टली क्लास थे, ठीक है? ये लोग भी आ गए खतरे में क्योंकि राजा-महाराजा ही देते हैं जो प्रीस्टली क्लास को जो दान दक्षिणा देते हैं, ये सब लीडर वाले क्लास देते हैं। तो वो अगर नहीं रहे तो प्रीस्टली क्लास भी आ गए डेंजर में, ठीक है? फिर जो ईगो ट्रेडिशनल लीडर जो जैसे कि ब्रिटिश ऑफिशियल नए-नए एम्प्लॉयी कर दिए इन्होंने। जो पहले ट्रेडिशनल लीडर्स उस जगह पे थे, उनका ईगो कहीं न कहीं क्लैश किया इनके साथ कि भाई हम तो बरसों से यहाँ पे थे, ये कौन नए ऑफिशियल आ रहे हैं जो हमें पूछ नहीं रहे हैं, हमें बेइज़्ज़त कर रहे हैं, ठीक है। फिर फॉरेन एटीट्यूड जैसे कि अगर आर्मी में देखो, तो ब्रिटिशर्स कभी भी इंडिया को अपने होमलैंड नहीं मानते थे, ठीक है। और जो आर्मी में थे, सेना में जो थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ट्रीटमेंट, खाना भी दोनों का अलग-अलग था, ठीक है? तो ये सब कहीं न कहीं रीज़न बना दैट व्हाई पीपल रिवोल्टेड। अच्छा, इस रिवोल्ट में कॉमन फीचर क्या था? भाई ये रिवोल्ट क्या था? 2 ही कॉमन 2-3 फीचर हैं। क्या? कि इस रिवोल्ट के कॉमन फीचर ये था कि रिवोल्ट वाज़ लोकलाइज़्ड इन नेचर। ये रीजियनल कॉजेज़ के लिए होता था, रीजियनल लीडर रहते थे और ये लोकलाइज़्ड रिवोल्ट रहता था, ठीक है? और बेसिक ऑब्जेक्टिव इनका क्या था? इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कंज़र्वेटिव अ, मेंटालिटी लाइक जैसा था सिस्टम वैसा ही हमें दे दो भाई। नहीं चाहिए तुम्हारे गुड थिंग्स, तुम्हारे रिफॉर्म्स नहीं चाहिए। हमारा जैसे भी स्टेटस को था, जैसे भी पुराना चीज़ चल रहा था, वैसे ही हमें लौटा दो, ठीक है? तो लोकलाइज्ड इन नेचर, लोकलाइज्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी लीडर थे वो बेसिकली सेमी फ्यूडल थे और कंजर्वेटिव इनका गोल था कि वो एस्टेब्लिश करेंगे कंजर्वेटिव थिंग्स को। अच्छा, देखेंगे प्रैक्टिस सेट में इसके ऊपर कुछ है क्या? सन्यासी रिवोल्ट, डायरेक्ट कॉजेस ऑफ रिवोल्ट हमने डिस्कस कर दिया। अब सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है? अब हम वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट रिवोल्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसका प्रैक्टिस रिवीजन सेट में जाएंगे। सी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सन्यासी रिवोल्ट। तो एक-एक रिवोल्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या फिर प्रैक्टिस करेंगे। सन्यासी रिवोल्ट बेसिकली है क्या? हमें पता है कि 1764 में 1764 में बैटल ऑफ बक्सार होता है। बैटल ऑफ बक्सार होता है और 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। व्हाई दिस ट्रीटी इज इंपॉर्टेंट? व्हाई दिस ट्रीटी ऑफ इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस ट्रीटी गेव द लेजिटिमेसी टू दीवानी राइट। मतलब जो टैक्स कलेक्शन का राइट था वो मिल गया किसे? ब्रिटिशर्स को मिल गया थ्रू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। ओके, तो इससे क्या हुआ कि बंगाल में कंट्रोल किसके ऊपर आ गया ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया। तो अभी 1700 में 1700 में 1700 में अभी बंगाल में
एक बड़ा-सा फ़ेमाइन आया, एक बड़ा-सा फ़ेमाइन आया, ठीक है? तो सूखा पड़ जाना जिसे बोलते हैं। तो फ़ेमाइन जब आया, अब बंगाल का राजा के पास कुछ पावर नहीं है। राजा इज़ पावरलेस, ठीक है? नवाब इज़ पावरलेस। उसके पास ना मॉनेटरी पावर है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। तो अभी जो राजा ही पैट्रोनाइज़ देता था, सन्यासी लोग, ये जो साधु संत हैं, इन्हें पैट्रोनाइज़ कौन देगा? खाना-पानी पूछेगा, दान-दक्षिणा कौन देगा? राजा ही देगा। अब जब राजा नहीं है, तो ये लोग भी अल्टीमेटली, ये जो सन्यासी लोग थे, साधु संत थे, इनको आ गया दिक्कत। अब जैसे कि हिंदूज़ में सन्यासी बोला जाता है, वैसे मुस्लिम साधु संत को हम बोलते हैं फ़कीर, ठीक है? तो बंगाल में जब 1700 में रिवोल्ट हो गया, मतलब सॉरी, जब फ़ेमाइन हो गया, तब वहाँ पे भी खाना-पीने का बहुत मारामारी हो गया। तो इसे हम सन्यासी फ़कीर रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं। सन्यासी फ़कीर रिवोल्ट जानते हैं, क्योंकि बेसिकली ये हिंदू-मुस्लिम कॉम्बिनेशन में ये रिवोल्ट हुआ था, ठीक है? अब हमें क्या पढ़ना है इसमें से? रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। लीडर कौन थे? ये देखेंगे। इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या था? ये देखेंगे। दैट्स इट। दैट्स ऑल अबाउट दिस। तो सन्यासी रिवोल्ट बेसिकली 1770 में, 1700 मैंने बोल दिया वहाँ पे गलती से। 1770 में, 1770 में बंगाल में एक फ़माइन आ गया, और हमने इससे पहले वाले स्टेटस देखा है 1764 और 65 में दीवानी राइट को मिल गया, 65 में, 64 में बक्सर हुआ था, ठीक है? तो बंगाल में ये हुआ था सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है? लीडर कौन थे? मजनून शाह और मजनू शाह बोला जाता है। चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक। याद रहेगा, मजनून शाह और मजनू शाह। चिराग अली, भवानी पाठक, मूसा शाह और देवी चौधरानी, ठीक है? तो वुमेन पार्टिसिपेशन भी देखा जाता है, देवी चौधरानी, ठीक है? तो इसे ऑल्सो कॉल्ड सन्यासी फकीर रिवोल्ट बोला जाता है, क्योंकि मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी इसमें था। अच्छा, इसी सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर जो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, तो उन्होंने एक आनंद मठ करके बुक लिखा, ठीक है? आनंद मठ करके बुक लिखा, तो आनंद मठ में इसी सन्यासी रिवोल्यूशन का जिक्र है, ठीक है? बंकिम चंद्र ने देवी चौधरानी नामक एक किताब लिखा, जिसमें कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन सन्यासी रिवोल्ट को भी दिखाया गया है। तो दिस मच डाटा आपको याद रहेगा। तो चलो रिवीजन के सीट में आप जाओ और सीधा लिखो सन्यासी रिवोल्ट। पहले क्या पॉइंट लिखना है? सन्यासी रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ। जेनेसिस पता है? 1764 में क्या हुआ था? 65 में दीवानी, और 70 में क्या आया था? फेमाइन आया। फेमाइन और 65 में दीवानी। ऐसे ही प्रैक्टिस करना, ठीक है? इसे और क्या बोला जाता है? फ़कीर रिवोलियन भी बोला जाता है। सन्यासी फ़कीर रिवोल्ट भी बोला जाता है। लीडर्स अगर देखें, लीडर्स अगर देखें, तो चिराग अली का नाम मुझे याद आ रहा है, चिराग अली। मजनून शाह याद आ रहा है। मान लो कि मैं वो फीमेल लीडर भूल गया, फिर बाद में मुझे याद आएगा कि अरे, अरे देवी चौधरानी था, देवी चौधरानी, ठीक है? मूसा शाह, ये सब थे। फिर भी एक नाम मैंने भूला। यही एक नाम मुझे देखना है कि मैंने कौन-सा भूला, ठीक है? अभी और क्या, कि इन द बुक आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मेंशन्स, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मेंशन्स अबाउट सन्यासी रिवोल्ट, और इस रिवोल्ट में इन द बुक देवी चौधरानी आल्सो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय have mentioned that how women participation has a great role in सन्यासी रिवोल्ट। तो इतना ही बस लिखना है। अब अगर हम जाएंगे सन्यासी रिवोल्ट को दोबारा, देखो हमने क्या, मजनून शाह लिखा, चिराग अली लिखा, मूसा शाह लिखा, लेकिन भवानी पाठक नहीं लिखा। तो इसी को ही रेड पेन में लिखना है कि हाँ, भवानी पाठक ने लिखा था, ठीक है? तो ये हो गया अपना सन्यासी रिवोल्ट के बारे में कंप्लीटली। फिर आएँगे हम रिवोल्ट इन मदनापुर, दलभूम। मदनापुर और दलभूम, ये भी वही बंगाल रीजन में है, ठीक है? ये क्यों आया था? न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो आया था, बंगाल में न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, जो कि ज़मींदार के ऊपर भी प्रेशर डाला कि तुम्हें इतना टैक्स कलेक्ट करना है। अल्टीमेटली वो प्रेशर शिफ्ट होता है फार्मर्स के ऊपर, और फाइनली फार्मर्स और ज़मींदार दोनों मिलके जंगल महल रीजियन में वो रिवोल्ट शुरू कर देते हैं, जिसे हम जानते हैं कि रिवोल्ट इन मदनापुर और दलभूम। लीडर कौन थे? दामोदर सिंह और जगन्नाथ धल। आपको लिखना है लीडर कौन थे?
दामोदर सिंह जगन्नाथ हो। क्यों वो धलभूम और मिदनापुर में रिवोल्ट हुआ था? प्राइमरी रीज़न बीइंग टैक्सेशन, ठीक है? लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आ गया, तो ज़मींदार और पीज़ेंट्स दोनों मिलके ये जो जंगल महल रीजन में ये रिवोल्ट हुआ था, ये भी वेस्ट बंगाल का रीजन। अब आएँगे रिवोल्ट ऑफ मोमारियाज़। सुनो, यहाँ पे सवाल फँस सकता है रिवोल्ट ऑफ मोमारियाज़ में, थोड़े ध्यान से हम देखेंगे। सी मोमारिया रिवोल्ट इज़ बेसिकली लोकेटेड इन असम, बेसिकली लोकेटेड इन असम, ध्यान से सुनो। आसाम में रूलिंग डायनेस्टी जो था, वो कौन? अहोम किंगडम आसाम में रूल कर रहा था, ठीक है? और ट्रेडिशनली धीरे-धीरे आसाम में काफ़ी सालों से एक वैष्णवाइट मूवमेंट पैदा हो रहा था, जन्म ले रहा था, जो कि बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। ये मोमारियाज़ बेसिकली ये वैष्णवाइट ही हैं, मतलब वैष्णविज़्म फ़ॉलो करने वाले लोग हैं। बेसिकली इसके अंदर लो कास्ट पीज़ेंट, ट्राइबल, मछुआरे या फिर फिशरमैन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो इन्हें बोला जाता है मोमारियाज़। तो ये बेसिकली फ़ॉलोअर ऑफ वैष्णविज़्म एंड ये किसके प्रीचिंग को मानते थे? अनिरुद्ध देव। इनके जो लीडर थे कौन थे? अनिरुद्ध देव। तो अनिरुद्ध देव के गाइडेंस में ये सब फॉलो कर रहे थे। अच्छा, ये जो वैष्णविज़्म फॉलो कर रहे थे, ये ट्रेडिशनल वैष्णविज़्म से अलग था। कैसे? ये लोग मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे। ये लोग छुआ-छूत में बिलीव नहीं करते थे। ये लोग रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे। उनका सिंपल सीधा-सा था कि हम लोग मतलब कृष्ण नाम जपो और आराम से जपो, यही सब कुछ है। प्योर फॉर्म ऑफ डिवोशन। तो जितने भी लो कास्ट पीज़न, ट्राइबल फिशरमैन, ये सब लोग ये मोमारियाज़ के अंडर आते थे, ठीक है? तो बेसिकली ये मोमारियाज़ वेर एक्सप्लॉइटेड बाय अहोम किंगडम। इसका 2 रीज़न था। पहले तो अहोम किंगडम जो था, वो सप्रेस कर रहा था, वो बेसिकली शक्तिइज़्म के फॉलोअर थे। अहोम किंगडम कौन-सा चीज़ फॉलो कर रहे थे? शक्तिइज़्म, मतलब देवी उपासना। और ये लोग मोमारियाज़ क्या थे? वैष्णव। ये फर्स्ट इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है? दूसरा, एक अहोम किंगडम में एक पाइक सिस्टम चलता था। क्या? पाइक सिस्टम। पाइक सिस्टम मतलब आप अगर नोबल नहीं हो, आप अगर ब्राह्मण नहीं हो, तो आपको सर्व करना पड़ेगा कहाँ पे? अहोम किंगडम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज़िंदगी भर सेवा करना पड़ेगा वहाँ पे। जो लोग ये पाइक सिस्टम से बाहर आना चाहते थे, वो लोग डेफिनिटली किसे सपोर्ट करेंगे? मोमारियाज़ को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मोमारियाज़ वे आर फाइटिंग अगेंस्ट अहोम किंगडम। तो अभी देखो, तो ये क्या हुआ? तो वैष्णवाइट थे मोमारिया। ये आइडल वर्शिप में नहीं मानते थे, सिंपल कृष्ण पूजा में मानते थे। ये मोमारियाज़ लो कास्ट पीज़ेंट्स थे और इसमें मैंने जैसे बोला कि मछुआरे लाइक फिशरमैन, ये सब भी शामिल थे। और अनिरुद्ध देव के टीचिंग्स को ये फॉलोइंग कर रहे थे। मोमारिया रिवोल्ट वाज़ बेसिकली अगेंस्ट अहोम किंगडम व्हिच वाज़ प्रेवलेंट इन आसाम, ठीक है? व्हिच वाज़ प्रेवलेंट इन आसाम। तो मैंने ये भी बोला कि पाइक सिस्टम एक था, जो कि अगर आप ब्राह्मण या नोबेल नहीं हो, तो फिर आप अहोम किंगडम को सर्व करोगे, ठीक है? तो ये सिस्टम, पाइक सिस्टम से जो निजात पाना चाहते थे, वो भी मोमारिया रिवोल्ट को जॉइन किए, ठीक है? तो बेसिकली मोमारिया ने क्या किया, आसाम ने ये मोमारिया अटैक करते हैं और रंगपुर को अपने कैप्चर में ले लेते हैं। प्लेस का याद ना रहे चलेगा, कोई बात नहीं। मोमारिया बेसिकली आसाम के रीजन में याद रखना। तो रंगपुर के रीजन ये कैप्चर कर लेते हैं और रंगपुर में मोमारिया खुद का रूलर एस्टेब्लिश करते हैं। हालाँकि ये जो रूलर यहाँ पे बिठाते हैं, ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। फिर 1792 में और जैसे कि किंग ऑफ दरांग, कृष्ण नारायण, साइड वाले जो किंग हैं, कृष्ण नारायण किंग ऑफ दरांग, दरांग रीजन के जो किंग थे, वो भी अहोम किंगडम के ऊपर अटैक कर देंगे। और 1792 में क्या होगा कि ये ब्रिटिश हेल्प लेगा, अहोम किंगडम ब्रिटिश हेल्प लेगा और ये मोमारियाज़ को सप्रेस कर दिया जाएगा। मोमारियाज़ को सप्रेस कर दिया जाएगा। इन 1794 यहाँ पे फिर अहोम किंगडम का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। अहोम किंगडम का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, लेकिन इतने सारे रिवोल्ट और इतने सारे दिक्कतों के बाद फाइनली बर्मीज़ इन्वेजन हो जाएगा। बर्मा अहोम किंगडम को ऑक्युपाई कर लेगा और इन द एंड ये ब्रिटिश भी इसे ऑक्युपाई कर लेंगे। तो ये है मोमारियाज़ का सीन, ठीक है? तो अगर हम देखें मोमारियाज़ के बारे में, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? रिवीजन हमें करना है। मोमारियाज़ में बेसिकली क्या लिखेंगे कि ये लोकेटेड थे आसाम में। दिस रिवोल्ट वाज़ अगेंस्ट कौन-सा किंगडम? अहोम किंगडम, अहोम किंगडम, ठीक है? और ये मोमारियाज़ जो थे, ये कौन थे? लो कास्ट पीज़ेंट थे, लो कास्ट पीज़ेंट्स थे, ठीक है? ये किसे फ़ॉलो कर रहे थे? अनिरुद्ध देव को फ़ॉलो कर रहे थे, अनिरुद्ध देव को फ़ॉलो कर रहे थे। ये बेसिकली क्या प्रीच कर रहे थे? वैष्णवाइट और वैष्णविज़्म फ़ॉलो कर रहे थे।
ठीक है? मोमारिया ये फ़ॉलो कर रहे थे। समझ में आ रहा है कैसे प्रैक्टिस करना है? तो फिर अभी ये हो गया, फिर अनिरुद्ध देव हो गया। अभी मोमारियाज़ अहोम किंगडम को अटैक करने का और एक रीज़न क्या था? पाइक सिस्टम, ठीक है? तो उनका हेडक्वार्टर जो था, जहाँ पे उन्होंने पहले जीत के अपना राजा एस्टेब्लिश किया था मोमारिया ने, वो क्या था जगह का नाम? रंगपुर, ठीक है? रंगपुर और 1792 में जो किंग ऑफ दरांग, वो भी शामिल हो जाते हैं और फाइनली बर्मीज़ अटैक में मोमारियाज़ जो अहोम किंगडम डाउन हो जाता है और इन द एंड इवेंचुअली इट कम्स अंडर असम कम्स अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। So these are the thing which we have discussed and completely revised in this class. तो आपको यही क्लास ये खत्म हो गया। बस ऐसे ही बना लो, ऐसे ही कॉपी में बना लो, मोमारियाज़ लिखो, दलबम लिखो, सन्यासी लिखो, कॉजेस लिखो, बस ये 5 लिखो और लिख दो। जिसपे जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किया, वो लिख दो, काम हो जाए। ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हैव अ गुड डे, दिस मच फॉर टुडे।